से जो शब्द शब्द निकले वो उच्च उच्च रहें और आपके भी काम आए और मेरे भी वाणी को संयमित रखें और मैं कंट्रोल वे में आपको भृगुनंदी नाड़ी की नॉलेज बता सकूं। ओम ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। तो आज की जो क्लास है ये कहने के लिए मेरे सिलेबस की जो मैंने प्रॉमिस किया था उस कंटेंट्स के हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इतना कंटेंट दूंगा उससे ज्यादा दिया होगा, क्योंकि ये मेरे कर्म की ऊपर आ जाएगा अगर मैंने उससे कम दिया। और कोई भी अगर किसी को लगता है जितना मैंने प्रॉमिस किया उससे कम दिया और वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो जुड़ सकते हैं, ताकि मैं अपने इस ज्योतिषी के जो मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये मेरा पहला बैच है जो मैंने 4 जनवरी को स्टार्ट किया था, 4 या 5 जनवरी को। तो इसमें किसी भी बंदे को कभी ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास भृगुनंदी नाड़ी की वो नॉलेज नहीं है जो उनके पास है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जो भी मेरे पास नॉलेज होगी मैं उसको सारी ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, ये अवश्य है कि जब जैसे मेरा दूसरा बैच भृगुनंदी नाड़ी का चल रहा है उसमें चाहे वो 4 ही स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, आप वाले में 8 थे, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते जो मेरे अपने खुद के विचार है या जो मेरा कोई एक्सपीरियंस है, मुझे कई बार लगता है कि वहां पर वो इम्प्रूव हो रहा है, नॉलेज हो रही है जो मैंने आपको नहीं दी, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको शेयर करके मैं बताता रहता हूँ। क्योंकि ये तो एक आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को जितनी बार एक ही चीज को अगर 10 बार रिपीट करेंगे तो आपका 10 बार में एक नया देखने का नजरिया आ जाएगा। तो उसी चीज को आज आखिरी लेक्चर की फॉर्म में मैं ये कहना चाहता हूं ओपनली, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जिसमें गुप्त ज्ञान का कोई अतिरिक्त प्रतिभा नहीं है, मेरे अंदर कोई स्पेशल पावर नहीं है। मैं आप में से ही एक हूं। जैसे आप एक सामान्य रूप से व्यक्ति हैं वैसा ही मैं एक सामान्य रूप से व्यक्ति हूं, और मुझे कोई भी वो चीज नहीं मालूम है जो गॉड ने आपकी कुंडली में स्पेशली लिख के दी गई है। यानी जो गॉड चाहता है कि इसकी कैसे चीज होगी वो इंटरप्रेट करने की हम कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे को दिव्य शक्ति है, मेरे को कोई प्रभु का आशीर्वाद है, वो दोनों शब्दों में अलग अलग है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर प्रभु चाहेंगे, अगर मैं पोस्टमैन का काम करूं, आप तक वो मैसेज डिलीवर कराऊं, वो आपके और प्रभु की बीच की बात है। जब आप प्रभु से दरखास्त करेंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो या मुझे इस समस्या का समाधान इनके द्वारा मिल जाए, तो आप प्रभु से इच्छा प्रार्थना करेंगे और तब प्रभु मुझे एक डाकिये के रूप में, एक मैसेंजर के रूप में चुन सकते हैं आप तक वो बात तक पहुंचाने के लिए। तो इसका कहने का मतलब मेरा यही था कि जो आपकी कुंडली में रहस्य लिखे हुए हैं उनको उजागर करना मेरी किस्मत में है कि नहीं है, यह आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जब कोई योग्य छात्र, जब कोई योग्य व्यक्ति, कोई एक बहुत ही सुकर्म करने वाला, एक बहुत ही अच्छे धर्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति किसी की भी जिंदगी में आता है, जब वो उसकी जिंदगी में आता है तो वो अपनी जिंदगी के लिए तो सॉल्यूशन भगवान से खोज रहा होता है, लेकिन अगर जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तब वो उस व्यक्ति तक आता है। शास्त्रों के अनुसार तो यही है कि बंदा ज्योतिषी व्यक्ति को नहीं चुनता, जो व्यक्ति है वो ज्योतिषी को चुनता है, ज्योतिषी व्यक्ति को नहीं चुनता। तो आप ने अगर किसी ज्योतिषी को चुना है या आपके द्वारा वो ज्योतिषी चुना गया है, तो ये आपके सुकर्म है, आपके अच्छे कर्म है, और उनके तरीके से हम उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब हो सकता है कि भगवान कोई एक स्पेशल पावर के द्वारा, एक कोई स्पेशल सिग्नल के द्वारा मुझे आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई या पिन पॉइंट करने के लिए चुने। अदरवाइज एक मैं सामान्य आदमी हूँ,
सामान्य व्यक्ति की तरह मैंने आपको पूरे ये 16 लेक्चर आज मैं कंप्लीट करूंगा। और ये ग्रुप में जो आप लोग 8 लोग जुड़े हैं, मेरी तरफ से ये ग्रुप डिलीट नहीं होगा। जो जो बच्चे जो जो कोर्स पढ़ते आगे चले जाएंगे, जो मुझसे जुड़ते जाएंगे, मैं उनको अपग्रेड करते हुए भृगुनंदी नाड़ी सीनियर बैच में डालता रहूंगा। लेकिन किसी को रोकना मेरे बस में नहीं है, किसी को अपने से जोड़ना मेरे बस में नहीं है। अगर कोई लीव किसी भी स्टेज पे करना चाहे ग्रुप को, या उसकी कोई समस्या है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा, वो उसको जब चाहे लीव कर सकता है। पर मेरी तरफ से मैं किसी को भी अपने ग्रुप से कभी डिलीट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई ऐसी चीज होती है मैं विनती जरूर कर सकता हूँ। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज मैं आपके साथ वो चीज कहने के लिए जाना चाहता हूँ कि ये मेरे बस में नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ अच्छी चीजें कह पाऊं। ये तो सिर्फ प्रभु की कृपा है, जो आपने प्रभु से माना और मैंने आपको कहा। अगर आपको कुछ मैंने ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लगा हो, वो ज्योतिषी होने के बावजूद भी मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। क्योंकि किसी भी इंसान को, किसी भी भगवान की सूरत को, किसी भी बंदे को हमें नाराज करने का कोई हक नहीं है। आपको भी भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया, आप में भी ईश्वर बसता है, हो सकता है मुझ में भी ईश्वर बसता हो। तो इसी सब चीजों को लेकर नाड़ी ज्योतिष के हम सारे स्टूडेंट हैं। हम सब ने नाड़ी ज्योतिष पढ़ी है। किसी ने 2 दिन पहले पढ़ी, कोई 2 दिन बाद पढ़ेगा, कोई अभी पढ़ रहा है। हमने कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, हम सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा है। जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ की समस्याएं या अपनी पर्सनल लाइफ की इवेंट आपने मुझे बताई, उनको मैंने चार्ट पे लगाया, तो उससे मेरे ज्ञान की, मेरे प्रैक्टिस की वृद्धि हुई। इसलिए मैं आपका उस चीज के लिए ऋणी हूं, और उसको सिर्फ मैंने यूज आपके और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया है, ताकि भृगुनंदी नाड़ी का पूरे विश्व में, पूरे संसार में कल्याण के रूप में सब लोग इसको यूज करता रहे। जैसे लोगों ने वैदिक ज्योतिष को हमने देखा है, हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही वैदिक ज्योतिष के बहुत जानकारों ने इसको कॉमर्शियल एंगल इतना कर दिया कि आज वैदिक ज्योतिष के नाम पर कोई कंसल्टेंसी लेना नहीं चाहता है। और वो लेना भी चाहता है तो वो कॉमर्शियली उन लोगों के से लेना चाहता है जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, मार्केटिंग इन्वॉल्व है। लेकिन अगर एक सही बंदा अगर वैदिक ज्योतिष की अगर कोई प्रिडिक्शन देना चाहे, उसको लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। चाहे उसको केपी के नाम से लें, चाहे उसको भृगुनंदी नाड़ी के नाम से लें, या किसी और न्यूमरोलॉजी की फॉर्म से लें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भृगुनंदी नाड़ी को मैंने बिल्कुल दिल से पढ़ाया। कोई पढ़ाते टाइम उससे गलती हो गई हो, कुछ ऐसे शब्द रहे हों, तो उसके लिए मैं यही श्लोक के द्वारा ये कहूंगा, मैं अहम करता सर्वस्वास्य हरि करता। मैं कुछ नहीं करता, जो करता सिर्फ भगवान हरि करते। तो इसी के साथ जो आप आज तक का पहले 15 लेक्चरों में पढ़ाया, उसका मैं निचोड़ निकालने के रख कर, कोई चार्ट मेरे सामने अभी नहीं है। चार्ट अब जब कहोगे मैं लाइव चार्ट लूंगा। 1-2 चार्ट मेरे पास, एक चार्ट भेजा था दत्ता जी ने भेजा था, इनका चार्ट है शायद, जहां तक मैं समझा हूं। उससे मैं आपको कुछ और फर्दर डिस्क्लोज करने की टेक्निक बताऊंगा, जहां पे आपके और भृगुनंदी नाड़ी के वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला कोई भी योग आपने जो पढ़ा भृगुनंदी नाड़ी को पढ़ते टाइम, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट योग था वो था जुपिटर प्लस सन का। अगर सिर्फ मैं अभी दो दो प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, जहां पर जुपिटर और सन आया, मैंने उसको जीव आत्मा योग बोला। ये इसको आध्यात्मिक आकांक्षा योग भी बोलते हैं किसी भाषा में। इसका मतलब सिर्फ यही है, जातक और उसके पिता के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। क्योंकि जो पिता की आत्मा का हिस्सा है, उसका अंश है, वो हमेशा अपने पुत्र में देखता है। इसलिए इसको जीव आत्मा योग कहा गया है, क्योंकि पिता के जीव में से एक नई आत्मा का उत्पन्न हुआ, तो उसे जीव आत्मा बोला गया। और इसको ये कहते हैं, जिसकी कुंडली में जुपिटर और सन इकट्ठे हों और कोई चीज ना हो, तो वो चाहे किसी और मेलेफिक इफेक्ट प्लेनेट की आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन जुपिटर यानी गुरु और सूर्य की युति, वो पिता पुत्र के बीच में बहुत प्यार को दर्शाती है। सिर्फ ये जब मैं बात बोल रहा हूं तो 2 प्लेनेट को लेके बोल रहा हूँ, तीसरे को नहीं। तीसरा योग जो है
जीव चंचला योग, या इसको कह सकते हैं बृहस्पति और चंद्रमा। चलन योग का मतलब चल के जाना। तो मैंने आपको जब पढ़ाते टाइम इसको बताया, जिसकी कुंडली में भी जुपिटर और चंद्रमा है, वो जातक जहां पैदा होता है वहां से बहुत दूर जाके अपना जीवन में बस जाता है। यानी उसका रेजिडेंस कह लो या उसका कह लो नागरिकता कह लो, वो अपने घर से बहुत दूर जाता है। अगर देसी भाषा में कहें तो वो विदेश में जाके बसता है। जुपिटर प्लस मून का अगर किसी के कॉम्बिनेशन हो तो अपने जहां पैदा होता है वहां के वातावरण से बहुत दूर जाके बसता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे जातक का अपनी माँ के प्रति, उस जातक का और उसकी माँ के प्रति बहुत स्नेह होता है, और स्नेह इस लेवल का होता है कि दोनों की एक दूसरे में आत्मा बसती हुई दिखाई देती है। तीसरा जो योग है वो जीव प्रकोप कह लो या विवाद योग कह लो, इसको बोलते हैं जुपिटर प्लस मार्स। इससे ये इंडिकेट करता है कि दो भाइयों के बीच में हमेशा जिसका भी जुपिटर और मार्स होगा, वो कॉम्बिनेशन, वो हमेशा दूसरों से भाइयों की तरह प्यार करेगा, या आप कह सकते हैं दो भाइयों में आपस में वो प्यार रहेगा। ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी कुंडली में है जुपिटर और मार्स का। पहले वाले दोनों नहीं थे इसलिए मैंने नहीं बोला। तो जुपिटर एंड मार्स का है। तो मैं तकरीबन, मैंने ये जब पढ़ते टाइम पाया तो मैं पीएन को भी जहां ऑफिस में करता था उसको भाई कह के बोलता था, और जब भी किसी गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को, छोटे तबके के बड़े तबके को बंदे को, मैं हमेशा भाई, मतलब बड़े को तो सर ही कह के बोलना पड़ता है जहां में प्रोफेशनल लाइफ थी। लेकिन जब मैंने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ी तो मैंने अब समझ में आ रहा है कि मैं भाई कह के क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जुपिटर प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन वो हमेशा भाइयों के साथ, मतलब वो बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल रिलेशन दिखाता है। इवन तो मेरे कजन वगैरह हैं, लेकिन जब मैं वर्किंग प्लेस पे भी था, क्यों था वर्किंग प्लेस बता रहा हूँ, जुपिटर प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन मेरा कैप्रिकॉर्न राशि में है जो कि शनि की राशि है। तो उसके होने से मैं सबको भाई भाई कह के बात करता था। ऐसा आपको जब चार्ट एनालिसिस करेंगे आपको देखने के लिए मिलेगा। चौथा जो मैं आज आपको कहने जा रहा हूं वो जीव भोग अभिलाष योग है, जो गुरु और शुक्र से बनता है। आज के मेरे सारे जो कॉम्बिनेशन होंगे वो गुरु और शनि पे पहले होंगे, उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन में राहु और केतु के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ट्रांजिट में भी जो प्लेनेट हम देखते हैं ये गुरु और शनि और राहु केतु के ही देखते हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे जीवन में असर डालते हैं। तो जातक और बहनों, क्योंकि हम शुक्र से, गुरु से तो हम जातक लेते हैं, नेटिव जिसको बोलते हैं, या जिसकी कुंडली होती है उससे हम गुरु, उसको जुपिटर से लेते हैं, गुरु से लेते हैं। और शुक्र से उसकी पत्नी को ले सकते हैं, उसकी बड़ी बेटी को ले सकते हैं, उसकी बड़ी बहन को ले सकते हैं। तो उनके बीच